नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल लीगल पॉइंट में स्वागत है। आज मेरे साथ एडवोकेट डॉक्टर दीपक भारद्वाज हैं। एडवोकेट डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। जी। आज हम डॉक्टर दीपक भारद्वाज एडवोकेट से परमानेंट लोक अदालत के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक भारद्वाज 21 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक भारद्वाज एडवोकेट आर्बिट्रेशंस में भी जाते हैं, आर्बिट्रेशंस करते भी हैं। डॉक्टर दीपक भारद्वाज क्रिमिनल के अच्छे बड़े लॉयर हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर दीपक भारद्वाज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए। जी। आजकल हम सुनते हैं कि ये लोक अदालत लग रही है, अपने चालान के मुकदमे सुलटा लीजिए। कई बारी हम ये भी मतलब पढ़ने में आता है कि परमानेंट लोक अदालत में अपने मुकदमों को सुलटाई। जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताइए कि लोक अदालत क्या होती है। डॉक्टर साहब देखिए, लोक अदालत का जो कंसेप्ट हमारे देश में चल रहा है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की तरीके से हम परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत इन सबको देखते हैं। जब लोक अदालत की बात आती है, तो लोक अदालत में सिर्फ कुछ ही केसेस नहीं, बहुत सारे एमएससीटी के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस, बैंकिंग के केसेस, इंश्योरेंस के केसेस, इसके अलावा सिविल केसेस, इसके अलावा कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस भी जो है वो डील किए जाते हैं। इसके साथ साथ लेबर के भी केसेस, वर्कमैन कंपनसेशन के केसेस, कंज्यूमर के केसेस, ये सभी लोक अदालत में कवर किए जाते हैं। दीपक भारद्वाज जी, जैसे आपने ये कहा कि लोक अदालत में ऑलमोस्ट सभी तरह के केसेस डील हो रहे हैं। जी। दीपक भारद्वाज जी, एक तो नेशनल लोक अदालत लगती है, जी। एक परमानेंट लोक अदालत का भी कंसेप्ट है। जी। दीपक भारद्वाज जी, परमानेंट लोक अदालत में कौन कौन से मुकदमे डील होते हैं? जी। नेशनल लोक अदालत में कौन कौन से मुकदमे डील होते हैं? देखिए, हमारे देश में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो चल रहा है, और उसके अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोक अदालत का जब कंसेप्ट बना, तो उसके अंदर जो है नेशनल लोक अदालत और डेली लोक अदालत, ये इस तरह की लोक अदालत उन मैटर्स के लिए चल रही है जो कि ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है। और ये इन लोक अदालत का मकसद भी यही है कि तुरंत जो है वो किसी को न्याय दिया जा सके, उस मामले का निपटारा किया जा सके, साथ ही कम जो है दरों पर, यानी कि उसकी कोई फीस भी नहीं है, उस पर उन मुकदमों को सॉर्ट आउट किया जा सके। दीपक साथ ही जो आपने अभी डॉक्टर साहब मुझसे सवाल पूछा, जो कि परमानेंट लोक अदालत के लिए, परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट भी जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में दिया गया है, जिसके लिए परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के नाम से अलग से कोर्ट स्टैब्लिश की गई है, जिनमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स का जो है वो प्रावधान रखा गया है। दीपक जी, आपने बताया कि भी परमानेंट लोक अदालत यूटिलिटी सर्विसेज के बीच मतलब लोक अदालत बनाई गई। जी। दीपक जी, जो चेयरमैन हैं, जी। वो कौन व्यक्ति बन सकता है? देखिए, जो अभी कंसेप्ट जो चल रहा है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है रिटायर्ड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज रैंक के कोई भी जुडिशियल ऑफिसर, वो जो है इसके चेयरमैन बनाए जाते हैं। साथ ही 2 मेंबर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अभी तक जैसे आपने सुना होगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स में भी इस तरह का प्रोविजन था कि रिटायर्ड सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस उनको चार्ज दिया जाता था, लेकिन वहां पर एडवोकेट्स के लिए प्रावधान था कि अप्रोक्सीमेटली 50% की रेशो जो है किसी भी स्टेट में वो एडवोकेट्स को दी जाती थी, और 50% जो है जुडिशियल सेक्टर से जो लोग आते थे। लेकिन फिलहाल जो है परमानेंट लोक अदालत में जो जुडिशियल ऑफिसर्स रिटायर होके आ रहे हैं, उन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है। लेकिन जो मेंबर्स, 2 मेंबर बनाए जाते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी पोजीशन से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े रहे या फिर लीगल क्षेत्र से
चाहे उसमें वो एडवोकेट रहे या लीगल के एकेडमिक में भी रहे, तो उन लोगों को भी कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसमें। दीपक जी, जो परमानेंट लोक अदालत बनी हुई है, जी। उसमें कौन कौन से हम मुकदमे सीधे फाइल कर सकते हैं? परमानेंट लोक अदालत की यदि हम बात करें तो वो सभी मुकदमे चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, उन्हें फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के डिस्प्यूट्स हैं, वाटर के डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि ये मैं कहूँ कि वो डिस्प्यूट्स जो कि सीधा-सीधा किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ से रिलेटेड हैं। इसीलिए उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का नाम भी जो है वो दिया गया है। उन डिस्प्यूट्स के माध्यम से जैसे आप बैंक के बहुत सारे केसेज़ हैं, जिन बैंक के केसेस में रिकवरी के केसेस जो बैंक्स फाइल करता है या उनके अगेंस्ट किसी का कोई लोन के केसेस चल रहे हैं, अगर किसी कंज्यूमर को या कस्टमर को भी जो है वो अपने लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी अपना केस जो है उसमें फाइल कर सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम केसेस में भी जो है वो परमानेंट लोक अदालत में इन मुकदमों को दायर किया जा सकता है। सर, एक क्वेश्चन है जी, हमारे माइंड में बताइए। कि हम सीधा सिविल कोर्ट में मुकदमा ना फाइल करके जी, परमानेंट लोक अदालत में मुकदमा फाइल कर रहे हैं, जी, जी। और हम साइड बाय साइड हमें लग रहा है कि परमानेंट लोक अदालत हमारे मुकदमे के अगेंस्ट में डिसीजन देगी। परमानेंट लोक अदालत में मुकदमा हारने के बाद क्या हम सिविल कोर्ट में भी दोबारा मुकदमा फाइल कर सकते हैं? देखिए, परमानेंट लोक अदालत में जो केसेस डिसाइड होते हैं, उनकी डायरेक्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट में होती है। उसके उसको जो है आप सिविल कोर्ट में उस डिस्प्यूट को इस तरीके से नहीं ला सकते। सिविल कोर्ट में जो है एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन को उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए तो पावर्स हैं, लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूशन की पावर परमानेंट लोक अदालत को नहीं है, इसलिए ये केस कोई भी डिसाइड होने के बाद उसको एग्जीक्यूशन जो है वो तो सिविल कोर्ट में लाए करती है, लेकिन उसकी अपील अगर करनी है तो उसकी अपील डायरेक्ट जो है रिट फाइल होती है, वो भी हाई कोर्ट। सर, लोक अदालत के अंदर मुकदमा पार्टी की आपसी सहमति से डील होता है, जी, और जब पार्टी की आपसी सहमति से डील होता है तो उनकी अपील फाइल नहीं होती। जी। तो परमानेंट लोक अदालत के मुकदमों की अपील हाई कोर्ट में कैसे फाइल होती है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसमें कहीं न कहीं आपका जवाब भी छुपा है। मैं उस बारे में बताता हूँ। अगर कोई केस किसी में का अगर आपसी सहमति से सिविल कोर्ट्स का केस जो हम कहेंगे, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या वो कंज्यूमर फॉर्म को एक अगर हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के हैं। अगर दोनों पार्टी की सहमति से केस डिसाइड हो जाता है और अगर उसके बाद किसी की ग्रीवेंस बचती है, तो ये बात आपकी ठीक है कि भई पहले मुकदमा दोनों की सहमति से हुआ। लेकिन फिर भी कोई डिस्प्यूट बचता है, तो उसके लिए भी किसी न दूसरी पार्टी को हाई कोर्ट में ही अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन जो आपने सवाल परमानेंट लोक अदालत के रिगार्डिंग पूछा, वहाँ पर अगर कोई किसी को ग्रीवेंस बचती है, तो वहाँ पर जो है वो केसेस जो एमिकेबली दोनों पार्टी की रज़ामंदी से डिसाइड हो जाते हैं। यानी कि इस तरीके से मान के चलिए कि परमानेंट लोक अदालत में यदि कोई केस फाइल होता है और वो फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस होके वो अपीयर होते हैं और अपीयर होने के बाद रिप्लाई भी आ जाता है और दोनों पार्टी की सहमति कोर्ट की इंटरवेंशन से बन जाती है, तो वो दोनों आपस में मिलकर फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका फैसला नहीं होता, तो परमानेंट लोक अदालत को ये अधिकार है, ये पावर है कि वो जो है उसको ऑन मेरिट्स डिसाइड कर सकती है और ऑन मेरिट्स जो भी उसका डिसीजन होगा, अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है जिसे लगता है कि फैसला उसको उसके मुताबिक नहीं हुआ या वो उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाया करती है। ऐसा प्रोविजन लॉ में दे रखा है। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उनकी अपील अगर जाती है या उसके अगेंस्ट कोई भी बात अगर कोई रखना चाहता है तो उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है। दीपक जी, अब परमानेंट लोक अदालत में कोई मुकदमा फाइल होता है जी, और अपोजिट पार्टी कहते हैं कि हम परमानेंट लोक अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई नहीं चाहते, जी, हमें तो सिविल कोर्ट में जाना है। जी। क्या तब भी परमानेंट लोक अदालत जबरदस्ती डिसीजन दे सकती है? देखिए, आप परमानेंट लोक अदालत को जो पावर्स दी गई हैं, उसके अंदर
किसी ने तो मुकदमा फाइल भी किया होगा ना, जो एप्लीकेंट होगा, जो पेटिशनर होगा। जिस पेटिशनर ने अपना क्लेम लेने के लिए, आप उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि एक आदमी का कोई इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है और वो अपना बीइंग अ पेटिशनर, बीइंग अ एप्लीकेंट, वो अपना परमानेंट लोक अदालत में डायरेक्ट पिटीशन को फाइल करता है, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। अगर वो उसमें फाइल कर देता है तो नोटिस जो है वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, जो वो ये नहीं कह सकती कि हम यहां पर इसका फैसला नहीं करना चाहते। अगर वो ये बात स्टेटमेंट देते हैं तो ये तो कह सकते हैं, वो ये तो कह सकते हैं कि हम एमिकेबली सेटल नहीं करना चाह रहे, ऑन मैरिज डिसाइड कर दीजिए। बिकॉज अगर रिस्पोंडेंट को, बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी, इफ इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पोंडेंट इन दैट केस, और उसको ये लगता है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, देन इन दैट केस वो उसको एमिकेबली डिसाइड ना करवा के ऑन मेरिट डिसाइड करने के लिए काम कर सकते हैं। अब ऑन मेरिट के लिए रिप्लाई भी आएगा, डॉक्यूमेंट्स भी फाइल होंगे दोनों पार्टीज के, डॉक्यूमेंट्स जो है एक दूसरे को सप्लाई भी होंगे, उसके बाद उनकी आर्ग्यूमेंट भी सुनी जाएगी, यानी कि समरी ट्रायल की तरह जो है वो उसमें काम होगा। और एविडेंस की जहां तक बात आती है, तो एविडेंस के रूप में उन डॉक्यूमेंट्स को जो है कोर्ट कंसीडर कर सकती है और उसमें प्रॉपर उनकी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ही ऑन मेरिट केस को परमानेंट लोक अदालत की जो कमेटी है, जिसके अंदर चेयरमैन और 2 मेंबर हैं, वो लोग मिलके उसका एक डिसीजन लेंगे। अगर फिर भी मान लीजिए कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट फैसला आ जाता है और रिस्पोंडेंट ये कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत, then in that case they have to approach to the high court, and in that case only writ is lie करती है, तो रिट को वो फाइल कर सकते हैं। दीपक जी, एक प्रश्न और है। जी। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। जी। कितने भी मुकदमे की वैल्यू कितनी भी पैसे की है, जी। 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो मुकदमे सिविल कोर्ट में फाइल हो सकते हैं। जी। क्या परमानेंट लोक अदालत में कोई मुकदमे की पेक्यूनरी लिमिट है? परमानेंट लोक अदालत की आप बात कर रहे हैं, तो परमानेंट लोक अदालत में जो है 1 करोड़ तक की पावर जो है वो परमानेंट लोक अदालत को दी गई है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी साझा करने के लिए परमानेंट लोक अदालत के बारे में। दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको भी हमारी शुभकामनाएं, और लीगल पॉइंट इसी तरीके से बढ़ता रहे और लोगों को खास तौर पे अवेयर करता रहे और उनके लिए किसी ना किसी तरीके से महत्वपूर्ण योगदान अपना आप जैसे दे रहे हैं, उसके लिए ढेरों बधाई। आप धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।